Hey there everyone, my name is Kritika and I am your economics educator at ExamWord। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट 2023 के बारे में। आज के वीडियो में जो भी डेटा मैं आज डिस्कस करूंगी ये हेल्पफुल होगा इकोनॉमिक्स रिलेटेड सारे एग्जामिनेशंस में, और एक क्रिस्प वीडियो जो आपको हेल्प करेगा चीज़ें याद रखने में। लास्ट मोमेंट एग्जाम के जस्ट पहले जो आपको रिवीजन होता है, तो आप बिना रश के एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, 2-3 बार उन नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। दैट्स इट, यू आर रेडी टू गो फॉर द एग्जामिनेशन फॉर एंड यू विल बी करंट अफेयर्स रेडी। So it will be relevant for your UGC NET examination, your CUET UG MA CUET UG economics entrance and CUET PG MA economics entrance। इन सभी के लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो फाइनेंशियल ईयर 24 में यानी कि 23-24 में बजट किस तरीके का आया था, क्या क्या उसमें प्रोविजन थे, कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा गया, इस सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनियन बजट यानी कि होता क्या है। यूनियन बजट इज एन एस्टीमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो एक साल के पीरियड में गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आया, कितना पैसा आया, क्या क्या सोर्सेस थे, और गवर्नमेंट वो पैसा कहाँ कहाँ डिस्पोज करने वाली है, इन सभी के रिलेटेड सारा डेटा फाइनेंस मिनिस्टर रिलीज करती है, जस्ट टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी कि कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है एंड अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 112 में, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, सो कीप इन माइंड, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से बजट के प्रोविजन को ऐड किया गया है। अब बात करते हैं रिसीट की। रिसीट का मतलब कि जो जो गवर्नमेंट के पास पैसा आया, तो हम देखते हैं टोटल रिसीट जो थी वो 24.3 लाख करोड़ की थी इन रुपीज, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बोरोइंग मतलब कि क्योंकि बजट का 34%, ये पूरा अगर गवर्नमेंट की इनकम है उसका 34% बोरोइंग से आया है इस साल। तो इसके अलावा ये सारा जो इनकम था दैट कॉन्स्टिट्यूट 24.3 लाख करोड़ रुपीज। उसमें टैक्स रिसीट थी, मतलब कि जो पैसा टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट ने कमाया है वो है 20.9 लाख करोड़। अब आपको एकदम बाय हार्ट नहीं करना है इन सारे फिगर्स को, बट जस्ट टू गेट इन हिंट कि लाइक इतने रेंज में इनकम थी। अगर आपसे बोला जाए कि ये 550,000 करोड़ थी, या ऐसे बहुत छोटा सा नंबर लिख दिया जाए या बहुत बड़ा नंबर लिख दिया जाए, तो आप कम से कम इसमें कंफ्यूज नहीं होगे, जस्ट बिकॉज यू हैव अ रेंज। और नॉन टैक्स रिसीट जो थी वो इतनी थी 3.4 लाख करोड़ रुपीस। ओके, अब हम, ये तो हुई फाइनेंशियल ईयर 23 की बात। 23 की बात यानी कि पिछले साल की। इस बार क्या होने वाला है, इस बार यानी कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक, 1 अप्रैल 2023 से हमारा 31 मार्च 2024 में क्या बजट की रिसीट होने वाली है, क्या कंट्री में कितनी इनकम आने वाली, कंट्री में नहीं, लाइक गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास कितनी इनकम आने वाली है, उसका एस्टिमेट दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यूनियन बजट में। वो है 27.2 लाख करोड़। तो आने वाले साल में जो हमारी इनकम रिसीट थी वो बढ़ जाएगी, बट इन नॉमिनल टर्म्स। टैक्स रिसीट को एस्टिमेट किया है 23.3 लाख करोड़ रुपीस। तो ये तो हो गई बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बात। अब थोड़ी सी काम की बात करते हैं हम। वेयर मनी कम्स फ्रॉम, वेयर मनी कम्स फ्रॉम, इसका क्या मतलब हुआ कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ कहाँ से आया, कितना कितना आया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सबसे बड़ा पोर्शन है, अगर हम इस पाई चार्ट में पूरा गवर्नमेंट की इनकम को एक्सप्लेन करें, तो ये जो पूरा सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन है ये बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज को बताता है। दिस इज 34% ऑफ द एंटायर इनकम। गवर्नमेंट की जितनी भी इनकम है, जितनी भी रिसीट मिली है उसको, उसका 34% यानी कि सबसे बड़ा भाग हमारा बोरोइंग से आया है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि उसके बाद सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि है 17% ऑफ टोटल इनकम, जो कि पिछले साल 16% था और इस साल इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 22-23
में ये 16% था, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ये 15% था। तो जीएसटी का जो कलेक्शन है वो हर साल बढ़ता जा रहा है और टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट में उसका शेयर हर साल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और एज ऑलवेज जो हमेशा कॉरपोरेशन टैक्स काफ़ी हाई हुआ करता था वो अभी 15% है। दिस कॉन्स्टिट्यूट 15%। कॉरपोरेशन टैक्स का क्या मतलब है, जो बड़ी इंडिया में कॉरपोरेशंस है, लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनसे जो टैक्स आता है, लाइक फ्रॉम फॉर एग्जांपल इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सारी जो कंपनीज हैं एज अ कॉर्पोरेट टैक्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देती हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूट समवेयर अराउंड 15% ऑफ द टोटल रिसिट। उसके बाद उससे बड़ा कंपोनेंट आता है हमारा इनकम टैक्स का, जो कि है 15% ऑफ द टोटल इनकम। तो आपको ये बात याद रखनी है, आपको एग्जैक्ट फिगर अगर याद नहीं होते हैं तभी भी ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ क्रोनोलॉजिकली इस तरीके से याद रखनी है कि सबसे बड़ा हमारा बोरोइंग्स है, वो आपको किसी ऑर्डर में जमाने के लिए बोल सकते हैं। बोरोइंग्स के बाद हमारा आ जाता है जीएसटी। जीएसटी से छोटा कंपोनेंट है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, और इनकम टैक्स, क्योंकि इन दोनों का फिगर एक जैसा था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये जो सीरीज है कि सबसे बड़ा उससे छोटा, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछ सकते हैं, तो इनका ऑर्डर आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और भी अलग टैक्स उसमें आते हैं। 7% हमारा यूनियन एक्साइज ड्यूटी हो गया, उसके अलावा कस्टम ड्यूटीज 4% हो गया, और नॉन डेट कैपिटल रिसीट। नॉन डेट कैपिटल रिसीट का क्या मतलब हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट से क्या मतलब है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट जो अपने एसेट्स को लिक्विफाई करता है। मतलब गवर्नमेंट के अंदर जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं, उनको जब वो बेच के इन द सेंस उनकी ऑक्शनिंग कराकर या उनके शेयर्स को पब्लिक करके जो पैसा मिलता है वो हमारा नॉन डेट कैपिटल रिसीट कहलाता है, और उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। इफ़ यू नीड अ सेपरेट वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊं कि बजट में रेवेन्यू कंपोनेंट क्या होता है और कैपिटल कंपोनेंट क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में क्या अंतर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या अंतर होता है, सो कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू एक्सप्लेनिंग द सेम। ये वीडियो कॉन्सेप्ट को लेके नहीं है, ये वीडियो डेटा फैक्ट्स को लेके है, सो आई एम फोकसिंग मोर ऑन दैट। और नॉन टैक्स रिसीट हमारी 6% हो जाती है। अब नॉन टैक्स रिसीट में क्या क्या आ जाता है, हमारा आ जाता है फीस, फाइन, जो चालान कटते हैं वो, इन सारी चीज़ों को हम मिला लें तो वो हमारा 6% ऑफ टोटल गवर्नमेंट रिसीट कहलाता है, ठीक है। और सबसे छोटा कंपोनेंट तो हम नहीं बता सकते कोई कौन सा है, हाउएवर सबसे छोटा कंपोनेंट, बिकॉज गवर्नमेंट की इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हैं। हो सकता है कि कभी गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हो, किसी छोटी कंट्री को, और उससे जो इंटरेस्ट पेमेंट आ रहा हो, दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड एज द पार्ट ऑफ इट, बट ऑन अ मैक्रो लेवल वी जस्ट फोकस ऑन समथिंग जिसका एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में वो दिखाई दे रहा हो। तो आपको इन बड़ी बड़ी चीज़ों को याद रखना है, छोटी चीज़ आप भूलते भी हैं तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता। अब हमें याद रखना है कि टैक्स इनकम कितनी थी, गवर्नमेंट की रिसीट में टैक्स का कितना बड़ा प्रोपोर्शन था, तो लगभग 58% टैक्स से आया था। अब इसमें आ जाता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आ जाएगा हमारा इनकम टैक्स, प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स, और इसी टैक्स के अंदर हमारा आ जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, हमारा जीएसटी आ जाता है, कस्टम आ जाता है, एक्साइज ड्यूटी आ जाता है,
अब ये मैंने जो सारे टैक्सेस बताए हैं, ये इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का जो जितना भी शेयर है उनको हम बात कर रहे हैं। हम यूनियन के कस्टम्स, यूनियन की एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी जो है वो पूरा का पूरा कलेक्ट किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा और उसके बाद सेंटर को दिया जाता है। तो दैट द एंटायर जीएसटी जो पूरी कंट्री में कलेक्ट किया जाता है वो सारा का सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है और उसके बाद अप्रोप्रिएट किया जाता है डिफरेंट स्टेट्स को। उसमें फिर बात करते हैं बोरोइंग्स का कितना बड़ा शेयर रहा। तो टैक्स के बाद हमारा सबसे बड़ा शेयर है बोरोइंग्स का, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि अगर बोरोइंग्स मतलब अगर उन्होंने क्रोनोलॉजी कुछ इस तरीके से जो असेंडिंग डिसेंडर ऑर्डर इस तरीके से दिया है कि उन्होंने जीएसटी को अलग, कॉर्पोरेट टैक्स को अलग और इन सभी चीज़ों को अलग दिया है, तब आपको बोरोइंग को सबसे बड़ा कंपोनेंट मानना है। और अगर टैक्स एक बड़े उसमें दिया हुआ है तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि टैक्स कॉन्स्टिट्यूट द हाईएस्ट लेवल ऑफ इनकम, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट 2% थी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और नॉन टैक्स एक्सपेंडिचर, नॉन टैक्स रिसीट जो थी वो हमारी 6% थी, ओके। तो ये आप याद रखिए कि सबसे बड़ा, अगर हम टैक्स अकेले की बात करें तो टैक्स की क्रोनोलॉजी, क्योंकि वो डायरेक्टली आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ टैक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट शेयर इन गवर्नमेंट्स इनकम। तो सबसे ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स से आता है जो है हमारा जीएसटी। उसके बाद हमारा इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स कॉन्स्टिट्यूट करता है और उसके बाद फिर दूसरे टैक्सेस। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। अब हमने गवर्नमेंट की इनकम कहाँ कहाँ से पैसा आया ये तो देख लिया, अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ खर्च होने वाला है। तो सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट हर साल इतना ज़्यादा बोरो करती है तो उसका इंटरेस्ट भी उसको पे करना पड़ता है एंड दैट इंटरेस्ट पेमेंट कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट शेयर ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो लगभग 20% ऑफ द टोटल गवर्नमेंट्स इनकम। अब गवर्नमेंट की इनकम से आप कंफ्यूज नहीं होंगे जीडीपी से। जीडीपी पूरे नेशन के सारे सिटीजन्स की इनकम है और जब हम बजट की बात करते हैं तो वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट अकेले की इनकम है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पर गवर्नमेंट खर्च करने वाली है 9%, नॉट 90%, आई एम सॉरी। अब बात करते हैं और सेंटर सेक्टर स्कीम पर गवर्नमेंट 17% खर्च करने वाली है, 17%, ठीक है। शेयर ऑफ स्टेट्स टैक्स एंड ड्यूटी, जैसा कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि गवर्नमेंट के पास जो ओवरऑल जीएसटी का कलेक्शन है वो आता है पूरी कंट्री का, तो उसके बाद उसको शेयर करना पड़ता है बाकी स्टेट्स के साथ भी। सो पूरी गवर्नमेंट की इनकम में से जो ओवरऑल 18% होगा वो जाएगा स्टेट्स को एज देयर शेयर इन द टैक्स, ओके। सो ये लाइक इंटरेस्ट पेमेंट के बाद सबसे बड़ा कंपोनेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपेंडिचर का होता है वो हमारा स्टेट का शेयर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेंटर सेक्टर स्कीम्स पर ये 17% खर्च करता है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पर ये 9% खर्च करता है। अब मैं आपको इन दोनों के बीच में अंतर बता देती हूँ कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का क्या मतलब होता है। देखिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है कि वो कंप्लीटली 100% सेंटर के द्वारा ही वो स्कीम्स बनाई जा रही हैं और उसके लिए 100% जो मनी है उन स्कीम्स में सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। ये रहा हमारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम। उसके बाद बात करते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होती हैं। अब यहाँ पे वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है उस स्कीम को, है ना। फॉर एग्जाम्पल बीसीसीआई हर साल आईपीएल कराता है, लेकिन जो डीएलएफ है, पेप्सी है और ये सारे जो अदर कंपनीज हैं ये आईपीएल को स्पॉन्सर करती हैं। तो जो बीसीसीआई है वो सबसे बड़ा खर्चा ले रही है क्रिकेट कंडक्ट कराने का, लेकिन जो स्पॉन्सर करने वाली कंपनीज हैं वो भी खर्चा उठा रही हैं आईपीएल का, लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो
वैसे ही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्कीम को स्पॉन्सर कर रही है तो वो लगाई गई है, वो जो स्कीम है वो इनिशिएट की गई है शायद स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। आधा पैसा उसमें स्टेट गवर्नमेंट देने वाली है, आधा या आधे से ज़्यादा, और आधा पैसा या उससे थोड़ा कम सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% खर्चा नहीं करती, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% शेयर नहीं होता, लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 100% गवर्नमेंट पैसे देती है। उसके अलावा हम थोड़े और खर्चों की बात कर लेते हैं कि पेंशन में गवर्नमेंट की इनकम का 4% जाएगा, अदर एक्सपेंडिचर में 8% जाएगा, डिफेंस में 8%, 8-9% के आसपास हर साल रहता है, और 8-9% के आसपास सब्सिडीज रहती हैं, तो 7% है इस बार, काफ़ी कम है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा अदर स्टेट्स को या जो लोकल बॉडीज है उनको जो ट्रांसफर किए जाएंगे वो 9% होंगे। तो ये मोटा मोटा आपको याद रखना है, जस्ट इन अ सेंस कि आपको अगर ऑर्डर पूछ लिया जाए तो आपको याद रहे, और अगर वो डायरेक्टली ऐसे पूछ लें कि किस चीज़ का गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा शेयर रहा है, तो आपको बताना है कि वो है इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, अब बात करते हैं कि बजट 2023 में क्या चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो हेडिंग में आता है वो है विजन फॉर अमृत काल। आपको पता होगा अमृत काल से क्या मतलब है, जो 75th हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, तो ये जो अगले 25 ईयर्स का पीरियड है, 75 ईयर्स से 100 ईयर्स तक का, इसको अमृत काल बोला गया है, आज़ादी का अमृत काल। तो उसके लिए एक विजन सेट किया गया है इस बजट में, इस यूनियन बजट में। तो इसका विजन क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है सिटीजन्स विद फोकस ऑन द यूथ। सो अगेन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जैसी बात की हुई है। ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, हमें ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस करना है, और जॉब क्रिएशन, अनएम्प्लॉयमेंट कम करने की बात करी है। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, स्ट्रॉन्ग और स्टेबल से क्या मतलब है कि जैसे हमने कोविड-19 के टाइम पे देखा कि इकोनॉमी वाज नॉट रेजिलिएंट टू द शॉक, है ना, जो इतना बड़ा इकोनॉमी को शॉक लगा उससे जो इकोनॉमी थी वो रेजिलिएंट नहीं थी। इसलिए हमें कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशंस क्रिएट करने हैं सो दैट इकोनॉमी विल बी इम्पैक्टेड लेस फ्रॉम दीज एक्सटर्नल शॉक। ओके, तो यहाँ पे स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक से यही मतलब है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना बढ़े, ग्रोथ स्टीडी ग्रोथ बना रहे, इन सभी चीज़ों के ऊपर। अब बात करते हैं सप्तऋषि, मतलब कि 7 प्रायोरिटीज़ की बात की हुई है इस बजट में। उसका क्या मतलब है, तो अमृत काल की जो 7 प्रायोरिटीज़ हैं उनमें से सबसे पहला आ जाता है हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब कि सबका साथ सबका विकास, सबको इंक्लूड करना है, रूरल को भी, अर्बन को भी, पुअर को भी, रिच को भी, सबको इंक्लूड करके चलना है, विमेन को भी, मेन को भी, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। रीचिंग द लास्ट माइल, रीचिंग द लास्ट माइल मतलब कि जो गवर्नमेंट की जो सारी पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, बेनिफिट्स हैं, वो लास्ट माइल यानी कि एकदम रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्रीज़ हैं उन तक भी पहुँचे, है ना। तो इस बात को इंश्योर करने के लिए ये प्रायोरिटी ली हुई है। यूथ पावर को एक बड़ा, जैसा कि हमने विजन में ही बात की थी कि यूथ के पोटेंशियल को, पावर को बूस्ट करने के लिए इन्होंने वो किया है। और ये कैसे पॉसिबल है, बाय एजुकेटिंग देम। जब हेल्थ एजुकेशन के ऊपर खर्चा बढ़ेगा और इम्प्रूवमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा, डेफिनेटली यूथ पावर विल बिकम स्ट्रॉन्ग। सो दिस इज द प्रायोरिटी। फाइनेंशियल सेक्टर में हमें थोड़ा सा रिजिलियंट होना पड़ेगा। उसके अलावा ग्रीन ग्रोथ, हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना है अगले इस अमृत काल में। अनलीशिंग पोटेंशियल, इससे क्या मतलब है, अनलीशिंग पोटेंशियल से कि हमें इस अमृत काल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, स्टार्टअप्स, इन सभी चीज़ों पर फोकस करना है जिससे इकोनॉमी के डायनामिक्स चेंज हो सके इन अ पॉजिटिव मैनर। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पर हमें फोकस करना है। कंट्री का लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि ये जो 7 प्रायोरिटीज़ हैं वो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किन में से कौन सी 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि कौन नहीं था, विच वन इज इनकरेक्ट। सो इफ यू जस्ट कीप इन माइंड दीज फ्यू थिंग्स थोड़े दिनों के लिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तो दैट विल हेल्प यू
टू एलिमिनेट द ऑप्शन, बिकॉज वी डू नॉट नो कि कैसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। और बजट इकोनॉमिक्स में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो आपको इस चीज़ को तो ध्यान से पढ़ना है। एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को तो ध्यान से पक्का आराम से देखें। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन बी फ्री कि अगर आप रियल डॉक्यूमेंट को जाके नहीं भी पढ़ते हैं या लंबी सी स्पीच निर्मला मैडम की नहीं भी सुनते हैं, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू मार्क द करेक्ट आंसर इन द पेपर। अब बात करते हैं कि इस बजट में क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, वॉट गेट कॉस्टलियर एंड वॉट गेट चीपर। तो हमें इस चीज़ को देखना है। तो जब हम कॉस्टली की बात करें तो सिगरेट्स महंगी हुई हैं, इम्पोर्टेड फिनिश्ड गुड्स यानी कि टॉयज़, किचन अप्लायंसेस, चिमनीज, ये सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। सिल्वर महंगा हुआ है क्योंकि बुलियन में स्पेक्यूलेशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कंपाउंड रबर महंगी हुई है, इमिटेशन ज्वेलरी महंगी हुई है, गोल्ड आर्टिकल्स यानी कि सोने से बनने वाले जो ज्वेलरीज हैं, आर्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें, बर्तन हैं, इन सभी चीज़ों को महंगा कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि गोल्ड को इंपोर्ट किया जाता है, हमारी कंट्री गोल्ड इंपोर्ट करती है, और जस्ट बिकॉज इस साल इंपोर्ट्स का जो बर्डन है वो ज़्यादा हैवी होने वाला है कंट्री पर, जस्ट बिकॉज इंडियाज करेंसी इज डिप्रिशिएटिंग। मैंने पिछले वीडियो में, इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो में आपको अच्छे से बताया था इस बात को। तो सारे इंपोर्टेड आइटम्स और जो सिन गुड्स हैं यानी कि सिगरेट को सिन गुड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं और इकोनॉमी में जो लोग इनको कंज्यूम करते हैं दे आर नॉट डूइंग गुड, लाइक दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सिन गुड्स। तो गवर्नमेंट डिस्करेज करती है और इसलिए इन चीज़ों को महंगे से महंगा करती जाती है। और ये क्यों महंगे हुए हैं? डेफिनेटली बिकॉज ऑफ टैक्स। इन चीज़ों पर टैक्स बढ़ा है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ी हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अब देखते हैं कि क्या सस्ता हुआ, व्हाट गेट चीपर। रॉ मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सस्ता हुआ है। रॉ मटेरियल फॉर लिथियम बैटरीज, लैब ग्रोन डायमंड्स सस्ते हुए हैं, टीवी एंड मोबाइल फ़ोन। और ये सभी आप ध्यान से देखें तो आप क्रिटिकली एग्जामाइन कर पाएंगे कि मोबाइल फ़ोन्स को सस्ता करने का रीज़न ये है कि वी वॉन्ट इंडिया टू बी मोर डिजिटलाइज्ड। रॉ मटेरियल को वो करने का इसलिए वो है क्योंकि हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करना चाहते हैं। सो व्हेन वी हैव द रॉ मटेरियल वी कैन बी एबल टू कंस्ट्रक्ट इट इन आवर कंट्री, एंड व्हेन मेक इन इंडिया होगा तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को कितना ज़्यादा गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और दे आर अर्जिंग अस टू इन्वेस्ट इन दैट। तो ये सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं, ये सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। जिनका कंजम्पशन गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है, कम करना चाहती है, उनको महंगा कर दिया है। जिनका कंजम्पशन बढ़ाना चाहती है गवर्नमेंट, उनको सस्ता कर दिया है। ओके, अब हम मेजर स्कीम्स की बात कर लेते हैं। स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चंस डेफिनेटली चांसेस हैं कि वो आएंगे। तो हम देखते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो 4th वेरिएंट है वो हमारा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इस साल वो पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा इस बजट, कौन सा वेरिएंट इस बजट में स्टार्ट किया गया है ना। तो इट्स लाइक 4th। और इसके अंदर क्या वो है, क्या प्रोविजन है कि 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स इंडिया में खोले जाएंगे, सो दैट यूथ में स्किल डेवलपमेंट के लिए इनकरेज किया जा सके यूथ को। उसके बाद दूसरी स्कीम है विवाद से विश्वास का, सेकंड वो लॉन्च हो रहा है। और इसका क्यों है विवाद से विश्वास का मतलब ही यही है कि कमर्शियल डिस्प्यूट्स को इजीली रिजॉल्व कर लिया जाए। सो कमर्शियल डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन के लिए विवाद से विश्वास 2 नाम की नई स्कीम लॉन्च की हुई है। अब उसके बाद बात करते हैं पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। इसके अंतर्गत एम्पावर करने की बात की हुई है ट्रेडिशनल आर्टिशंस एंड क्राफ्टमैन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हैंडलूम्स को, हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए एक्शन लिए जा रहे हैं। तो पीएम विश्वकर्मा कौशल विकास योजना को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें इंक्लूड किया गया है इंक्लूडिंग देम इन द वैल्यू चेन। वैल्यू चेन का क्या मतलब है कि जो हैंडीक्राफ्ट वर्कमेंस हैं और जो आर्टिशंस हैं जो ट्राइबल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, वो उन्हीं की कम्युनिटी में उनके गुड्स बिकते हैं या वो किए जाते हैं, तो उन्हें एक बड़ा मार्केट नहीं मिल पाता।
तो वैल्यू चेन में लाने का क्या मतलब है कि उनको सप्लाई चेन का पार्ट बनाना, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना, ये एक बड़ा वो है और इसलिए एक नई स्कीम लॉन्च की हुई है. सो कीप इन माइंड, दे कैन आस्क, इसका गोल पूछ सकते हैं या नाम से भी पूछ सकते हैं कि ये किस फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च हुई या इस फाइनेंशियल ईयर में कौन कौन सी लॉन्च हुई स्कीम्स. सो यू हैव टू कीप these few things in your mind. Okay. उसके बाद हम देखते हैं अंत्योदय अन्य योजना, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ये पहले से चली आ रही थी, तो इसको कंटिन्यू किया जाएगा टिल 2024 तक. ओके. और ये लॉन्च हुई थी 2023 में फॉर सप्लाई फॉर फ्री फूड फॉर अंत्योदय. अंत्योदय यानी कि जो बेनिफिशियरीज, जो जिनकी इनकम एक सर्टेन लेवल से कम है, उनको फ्री फूड देने का प्रोविजन है एंड यू पीपल मस्ट अवेयर ऑफ इट. अब देखते हैं कि ये तो हमारी मेजर स्कीम्स हो गई. उसके अलावा हम देखते हैं कि एजुकेशन के लिए क्या प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं. तो गवर्नमेंट सेज दैट कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विल बी सेटअप. किसके लिए? फॉर टीचर्स ट्रेनिंग. टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग खोले जाएंगे. उसके बाद नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी फॉर चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट. डिजिटल लाइब्रेरी को प्रमोट करने की बात हुई है फॉर चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंट एज के लिए, क्योंकि जो बुक्स हैं, मटेरियल्स हैं, दे आर क्वाइट कॉस्टली एंड टू ब्रिंग ऑल दीज पीपल जिनको एजुकेशन का एक्सेस नहीं मिल पाता है, उनको अगर डिजिटल लाइब्रेरी से जोड़ा जाएगा दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द इंटायर कंट्रीज फ्यूचर. उसके बाद हम देखते हैं कि फिजिकल लाइब्रेरीज को प्रमोट करने के लिए बोला गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फिजिकल लाइब्रेरीज ज़्यादा बनाई जाएंगी फॉर ऑल द नर्डी वाइब्स. ओके. तो एट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पंचायत लेवल पर फिजिकल लाइब्रेरीज को गवर्नमेंट वो करेगी, फंड करेगी, सो दैट मोर एंड मोर लाइब्रेरीज कैन बी ओपन्ड. उसके बाद एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने की बात हुई है. एकलव्य मॉडल स्कूल कैसे? रेसिडेंटल स्कूल्स हैं. सो ज़्यादा से ज़्यादा एक नंबर स्पेसिफाइड है कि इतने हमें एकलव्य मॉडल स्कूल ओपन करने हैं, कंस्ट्रक्ट करने हैं इस साल. और इस बजट में नए नर्सिंग होम्स की भी बात की हुई है कि नए मोर एंड मोर नर्सिंग कॉलेजेस विल बी ओपन फॉर ट्रेनिंग नर्सेज, है ना. बिकॉज वी हैव लर्न दैट इन द कोविड-19 पैंडेमिक की हेल्थ केयर वर्कर्स की कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है. उसके बाद हम कुछ अदर प्रोग्राम्स की बात कर लेते हैं. तो अदर प्रोग्राम्स में हमारा आ जाता है, अगर अदर प्रोग्राम्स में हमारा कंटिन्यू होगा कौन सा? PM आवास योजना, जल जीवन मिशन. ये सारी जो प्रोग्राम्स हैं वो इस बजट में भी कंटिन्यू होंगे. इस बजट की आपको एक खास बात बता दूं कि इस बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाया गया है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम किया गया है, जो अच्छी बात है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़ेगा तो कैपिटल एसेट्स क्रिएट होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि सब्सिडीज और डिफेंस, इन सभी चीज़ों पर खर्चा इस बजट में कम होगा. सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ डू रिमेंबर कि आप इससे पिछला वाला वीडियो जो इकोनॉमिक सर्वे का था वो भी ध्यान से देखें, बिकॉज दैट हैज़ सम वेरी इंपॉर्टेंट डेटा. लाइक जैसे इस वीडियो में भी थे, वैसे उन डेटा को आपको बाय हार्ट करके जाना है फॉर योर एग्जामिनेशन. सो योर UGC नेट एग्जामिनेशन इज ऑन द कॉर्नर, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. थैंक यू सो मच.